हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए बच्चे फटाफट से इस पोम को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, तो वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 स्टैंजास में ये पोम लिखी हुई है, हर एक स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिटरल मीनिंग को, ठीक है। उसके बाद जानेंगे इसके सिंबॉलिक मीनिंग को, ठीक है। तो क्या अंतर होता है लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग में? देखिए बच्चे, लिटरल मीनिंग हम उस मीनिंग को कहते हैं जैसे ये सेंटेंसेस लिखे हैं हम वैसे ही इसके मीनिंग को समझ लें, उसको तो बोलते हैं लिटरल मीनिंग, कि जो लिखा हुआ है हमने वही सब पढ़ लिया, ओके। लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग इज ऑलवेज हिडन, ठीक है, वो छुपा होता है, ठीक है। आपको खोज कर उसके मतलब को निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि पोएट जो है इस पोम के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्या सिंबॉलिक इसमें निकल कर आ रहा है, ओके क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चे। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की मीनिंग को जान लेते हैं। देखिए स्नो आप सबको पता है क्या होती है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट के बच्चे, डस्ट की क्या खूबी होती है? डस्टिंग आपके घर में भी की जाती है, राइट, जिसको झाड़ना कहते हैं, राइट। तो डस्ट के आपने एक करेक्टरिस्टिक देखे होंगे कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? काफी फाइन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर स्नो के पार्टिकल्स को डस्ट वाले करेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ओके क्लियर। तो यहाँ पर पोएट ने एक तरीके से स्नो का कंपैरिजन कर दिया है विद फाइन पार्टिकल्स, ओके क्लियर। तो यहाँ पर बिना लाइक और एज वर्ड के कंपैरिजन हुआ, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पे मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, ओके बच्चे क्लियर, समझ में आ गया। साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस जो है वो डिस्कस करते चलते हैं, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। जब भी कंपैरिजन हो बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करें तो उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? मेटाफोर, ओके। चलिए अब क्या लिखा है आगे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो बच्चे क्या हुआ, हमें ये पता चल रहा है कि देयर इज अ हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, ठीक है। हेमलॉक ट्री की क्या खासियत है? दिस इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ओके क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि पोएट इज समवेयर अंडर दिस हेमलॉक ट्री, पोएट जो है कहीं पर इस पेड़ के नीचे है, ओके क्लियर। और ये जो पेड़ है ना, जो सेटिंग है पोम की, दैट इज इन द विंटर सीजन, राइट, क्योंकि जो स्नो पार्टिकल्स हैं दैट आर फॉलिंग, ओके, स्नोफॉल हो रहा है, ओके। तो ये जो डस्ट स्नोफॉल होने के कारण ये जो हेमलॉक ट्री है ना, दैट वाज ऑल कवर्ड विद स्नो, ओके, स्नो से क्या था? कवर्ड था। अब पोएट कहीं इस पेड़ के नीचे है, अब वो इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वेदर सिटिंग और वेदर स्टैंडिंग, ये हमें पोएट ने यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है, क्योंकि ये जो दोनों वर्ब्स है ना, इससे इस पोम की मीनिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ओके। बस आपको इतना याद रखना है कि पोएट कहीं ना कहीं इस पेड़ के नीचे था। अब इतने में क्या होता है कि एक क्रो आता है, और क्रो जो है वो इस हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच के ऊपर आकर बैठता है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ मूवमेंट होता है, ठीक है। और मूवमेंट होने के कारण कुछ स्नो पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर आकर गिर जाते हैं, ओके क्लियर। देखो दोबारा से समझ लो, ये आपका हेमलॉक ट्री है, ओके। हेमलॉक ट्री पूरा किससे कवर्ड है? स्नो से कवर्ड है, ओके क्लियर। तो यहाँ पर इसकी ब्रांच पर एक क्रो आकर बैठा, और क्रो ने क्या करा? मूवमेंट करी, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ? कुछ जो डस्ट पार्टिकल थे वो जो नीचे पोएट था उसके ऊपर आकर गिर गए, ओके क्लियर। अब इन डस्ट पार्टिकल्स जो पोएट के ऊपर आकर गिरे स्नो के, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो बोल रहा है कि पहले जो पोएट का मूड था ना वो काफी डिजेक्टेड था, डिजेक्टेड, ओके। पोएट काफी पहले सैड था, ठीक है, डिसअपॉइंटेड था, ओके। ये सारे वर्ड्स है बच्चे, आप लिखते चलो, ठीक है। वो सैड था, वो ग्लूमी स्टेट में था, किसमें था? ग्लूमी स्टेट में था। तो कहने का मतलब पोएट का मूड पहले बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन इन स्नो पार्टिकल्स के गिरने के बाद, ठीक है, पोएट का मूड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कहने का मतलब उसका जो हैप्पी अनहैप्पी मूड था, ठीक है, वो किस में बदल गया? हैप्पीनेस में चेंज हो गया, ओके क्लियर। कहने का मतलब पोएट के जो आगे का दिन भी, जो शायद वो रिग्रेट में ही बिता देता, ठीक है, अपनी नाराजगी में ही बिता देता क्योंकि उसका मूड अपसेट था, लेकिन आगे का दिन जो है इस स्मॉल एक्शन ने, इस छोटे से एक्शन ने उसके आगे के दिन को खराब होने से बचा लिया, ओके क्लियर। देखिए अब आप पोम को पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है। देखिए यही लिखा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। बच्चे शूक जो है ना, ये शेक वर्ड की क्या है? सेकंड फॉर्म है।
शेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब हम शेक करते हैं, कहने का मतलब मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट को दिखाने के लिए लिखा गया है वर्ड शेक, ओके। तो यहाँ पर क्रो ने क्या करा, शेक कर दी, ठीक है, शेक ऑफ सम डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है, ऑन द पोएट, कहाँ से, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री से, ओके क्लियर। अब इससे हुआ क्या, हैज गिवन माई हार्ट, मतलब कि पोएट के हार्ट को एक क्या मिल गया, अ चेंज ऑफ मूड, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ओके। पहले वो अनहैप्पी था, अनहैप्पी से क्या हो गया, हैप्पी हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, ओके। तो मेरा जो सम पार्ट ऑफ द डे, कहने का मतलब अब ये दिन का जो भी टाइम पीरियड था, ठीक है, आधा तो वो बिता चुका था, ठीक है, रिग्रेट में, ठीक है, अपनी अनहैप्पी मूड में, लेकिन अब आगे का जो बाकी का दिन, वो सम पार्ट ऑफ द डे, वो क्या हो गया, आई हैड ड्रीम्ड, मतलब जो मैं शायद उदासी में ही बिता देता, ठीक है, वो मेरे उस पार्ट पार्ट ऑफ द डे को इस क्रो के एक्शन ने क्या कर लिया, सेव कर दिया, ओके क्लियर। पोयम बहुत सिंपल थी। तो बेसिकली हमें पोएट जो है यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, कि पोएट ने हमें ये क्यों बताया है कि ऐसे ऐसे वो गया और इस एक्शन ने उसके जो दिन को है वो बदल दिया। तो बच्चे इसको समझने के सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पोएट जो है ना किसी और पेड़ का भी इस्तेमाल कर सकता था, नेचर की ब्यूटी को डिपिक्ट करने के लिए देयर आर सेवरल ट्रीज, देखिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, जैसे मैपल ट्री होता है, ओक ट्री होता है, पाइन ट्री होता है, लेकिन पोएट ने हेमलॉक ट्री का यूज क्यों किया। सिमिलरली, ठीक है, देयर आर सेवरल बर्ड्स, ठीक है, जो काफी सुंदर हैं देखने में, जिनकी आवाज बहुत प्यारी है, जैसे कि कौन कौन से वर्ड बर्ड्स हैं वो, ठीक है, डव्स हो गए, ठीक है, स्वैन हो गया, ओके क्लियर, कुकू बर्ड हो गया, ओके, नाइटिंगल हो गया, ठीक है, कुकू बर्ड तो कोयल बोलते हैं जिसकी आवाज भी इतनी प्यारी होती है। तो इतने सारे हमारे जो है वो सॉन्ग बर्ड्स हैं, ठीक है, और ऐसे बर्ड्स हैं जो ब्यूटी ऑफ द नेचर को डिपिक्ट करते हैं, लेकिन स्टिल पोएट ने यहाँ पर क्रो का ही इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है। क्रो कैसा बर्ड है, ठीक है, क्रो की अनप्लेजेंट आवाज होती है, राइट, उसकी आवाज भी क्या है, काफी फटी रहती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोर्स वॉइस होती है उसकी, ठीक है, होर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसी आवाज का मालिक है कौन, क्रो, ठीक है, देखने में भी इतना सुंदर नहीं है, स्क्वेंजर है, ठीक है, क्या है, स्क्वेंजर। बच्चे स्क्वेंजर का मतलब क्या होता है, ऐसे बर्ड्स जो डेड चीजों के ऊपर फीड करते हैं, राइट। तो गुड लक का प्रतीक नहीं माना जाता क्रो। तो पोएट ने ऐसे बर्ड का इस्तेमाल क्यों किया और ऐसे ही पेड़ का इस्तेमाल क्यों किया, ओके। तो पोएट हमें यहाँ से ये हिडन मैसेज देना चाहता है, बच्चों को समझाना चाहता है कि देखो नेचर में ही दोनों चीजें प्रेजेंट थी, राइट, नेचर में ही आपका क्रो प्रेजेंट है, नेचर का ही पार्ट है, हेमलॉक ट्री भी किसका पार्ट है, नेचर का ही पार्ट है, ओके। एंड ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये भी नेचर का ही पार्ट है, ओके क्लियर। तो कहने का मतलब नेचर में हमारे आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों हैं, ओके। क्योंकि हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है बच्चे, अब यहाँ पर हम सिंबोलिज्म डिस्कस कर लेते हैं, ओके, जो आपकी पोएटिक डिवाइस भी है, सिंबोलिज्म जो यहाँ से पोम से आती है। हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है क्योंकि पॉइजनस ट्री है, ठीक है। क्रो किसका सिंबल है, ठीक है, किसका, अनलकी, अनलकी होता है क्रो, इसलिए हम बोल सकते हैं ये इल ओमेन का प्रतीक है, किसका, इल ओमेन, इल ओमेन बोलते हैं बच्चे अपशुगुन को, ओके क्लियर। बिकॉज उसका आप रीजन दे देना, बिकॉज इट इज अ स्क्वेंजिंग बर्ड, ठीक है, इट हैज हार्श अनप्लेजेंट वॉइस, ओके क्लियर। देयर आर द रीजंस दैट यू कैन जस्टिफाई फॉर राइटिंग दिस, कि उसको हम इल ओमेन क्यों मानते हैं, बैड लक क्यों मानते हैं, इज अ साइन ऑफ बैड लक यू कैन से, ओके क्लियर। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर किसका सिंबल है, डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर किसका सिंबल है, हैप्पीनेस का, राइट, दैट केम टू द पोएट, क्योंकि पोएट का अल्टीमेटली मूड हैप्पी कब हुआ, जब डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट कौन सी, किसकी डस्ट, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो किसके ऊपर आके गिरे, पोएट के ऊपर आके गिरे, ओके क्लियर। तो पोएट हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इन नेचर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स आर देयर, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट, ओके। और कोई भी चीज जो है, एंड नेगेटिव चीजों के अंदर भी इतनी पावर है कि वो हमारे दिन को क्या कर सकती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो नेगेटिव चीजें मिलकर, ठीक है, और एक ये पॉजिटिव चीज मिलकर, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली क्रो ने के एक्शन से ही तो क्या हुआ था, जो स्नो पार्टिकल्स थे डस्ट के, वो पोएट के ऊपर आकर गिर गए थे, ओके क्लियर। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, फर्स्ट थीम क्या निकल कर आई कि पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि नेचर हैज पावर टू टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, ठीक है, नेचर के अंदर इतनी पावर है कि वो नेगेटिव चीजों को किस में बदल सकता है,
नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकता है, एंड नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकती हैं। ओके क्लियर, ये आपको याद रखना है। ओके एंड कि वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में, इनसिग्निफिकेंट का बच्चे मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है, मामूली मामूली चीजें जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये क्रोश जो ये डस्ट पार्टिकल्स गिरे, ठीक है, पोएट के ऊपर, ये कोई साधारण सा इंसिडेंट था, ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस जिसका बहुत ज्यादा महत्व हो, राइट। लेकिन इस छोटे से इनसिग्निफिकेंट इवेंट ने उसके मूड को क्या करके रख दिया, बदल दिया। तो कहने का मतलब स्मॉल इनसिग्निफिकेंट थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अ ग्रेट चेंज। ठीक है बच्चे, आप साथ साथ नोटबुक लेकर बैठिएगा, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको जॉट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, कि इनसिग्निफिकेंट चीजें भी हमारी लाइफ में एक ग्रेट चेंज लेकर आ सकती हैं। ओके क्लियर, आपने ये दो मॉरल तो लिखकर आने ही आने हैं कि नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, कैसे आप एग्जाम्पल दे दोगे कि क्रो ने जो शेक ऑफ करी क्या डस्ट ऑन द पोएट, ठीक है, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जिससे क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेकंड कि स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स भी ग्रेटर चेंज लेकर आ सकते हैं। जैसे कि ये जो आप इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दोगे, ये काफी छोटा सा मामूली सा साधारण सा इंसिडेंट था, लेकिन इसने पोएट के आगे के दिन को क्या कर दिया, बदल कर ही रख दिया, पूरा मूड को ही चेंज कर दिया। ठीक है, एक बड़ा बदलाव ले आया उसके मूड में। ओके क्लियर, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं और कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है। दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मेटाफोर, मैंने आपको बता दिया है मेटाफोर क्या होता है, और हमने सिंबोलिज्म डिस्कस कर लिया है, राइट बच्चे। अब हम डिस्कस करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। जैसे आप बच्चे ये देखो, हैज गिवन माई हार्ट, देखो हैज गिवन माई हार्ट में हा साउंड और हार्ट की हा साउंड, ठीक है, मतलब कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, जैसे एक ही लाइन में ये पास पास शब्द लिखे हुए हैं, राइट सारे, हैज गिवन माई हार्ट, और पास पास शब्दों में भी जो पहला लेटर है ना उसकी साउंड सेम होनी चाहिए और वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। जैसे हैज में हा साउंड हो गई और हार्ट में हा साउंड हो गई। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या लगा, एलिट्रेशन। और नॉट ओनली हियर, एंड सेव्ड सम पार्ट में भी क्या लगा है, एलिट्रेशन लगा है। जैसे आप देख सकते हो, एंड सेव्ड सम, तो देख लो यहाँ पे स और स साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। ओके क्लियर, तो यहाँ पर क्या लग गया, एलिट्रेशन। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। देखिए इमेजरी का मतलब क्या है, आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं हैमलॉक ट्री को, ठीक है, क्रो को, ठीक है, स्नो पार्टिकल्स को जिन्होंने कवर किया हुआ है हैमलॉक ट्री को। ओके, और कैसे क्रो आकर बैठ रहा है और वो शेक ऑफ कर रहा है क्या, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो यहाँ पर ये विजुअल इमेजरी है। ओके बच्चे क्लियर, तो नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी की क्या आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि Frost uses simple imagery like a crow scattering snow from hemlock tree and dust of snow falling on the poet to depict the positive effect of nature on the poet. Okay बच्चे, नेक्स्ट आपकी पोएटिक डिवाइस है इंजैम्पमेंट। बच्चे इंजैम्पमेंट क्या होता है, देख लो, इंजैम्पमेंट हम बोलते हैं उसको when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark। जब एक सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस के बाद क्रो के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसका आइडिया दूसरे सेंटेंस पे ट्रांसफर हो गया, देन दूसरे सेंटेंस पे ट्रांसफर हो गया, देन अगेन नेक्स्ट पे, देन अगेन नेक्स्ट पे, देन अगेन नेक्स्ट पे, देन अगेन नेक्स्ट पे, लास्ट में आगे क्या आ गया, एक फुल स्टॉप आ गया। तो हम कह सकते हैं इंजैम्पमेंट जो है वो थ्रू आउट इस फॉर्म में क्या हुआ है, यूज हुआ है। ओके क्लियर, अब रह गया एक आपका एलिट्रेशन इज डन, सिंबोलिज्म इज डन, इमेजरी इज डन, इंजैम्पमेंट इज डन, मेटाफर इज डन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज एजोनेंस। लास्ट वन इज एजोनेंस। बच्चे एजोनेंस को भी ध्यान से समझिएगा। एजोनेंस का मीनिंग होता है जब एक वाउल साउंड रिपीट होती है, ठीक है, इन द नियर बाय वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि शूक डाउन ऑन मी। बच्चे आप ये वाली लाइन देखो, शूक डाउन ऑन मी, देखो शूक में देखो ऊ, ठीक है, लॉन्ग ऊ की आवाज जो है वो आ रही है, डाउन, ठीक है, ये डायरेक्टली आवाज नहीं आ रही। ओ और डब्ल्यू को जब आप कंबाइन करोगे तो इसकी आवाज लॉन्ग ऊ वाली ही आ रही है, देख लो आप, शूक ऊ डाउन ऊ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। क्यों, क्योंकि किसका रेपिटेशन हो रहा है, वोवल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है। ओके, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया एजोनेंस भी। चलिए बच्चे लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इस पोम की राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है बच्चे, निकालनी बहुत सिंपल है। क्रो को आपने ए दे दिया,
अब क्रॉस से जहां पर भी मिलता जुलता वर्ड है उसको सेम आप लेटर साइन कर दीजिए। स्नो, स्नो को भी ए दे दिया। ओके, मी, मी बिल्कुल अलग साउंड है, उसको बी दे दिया। ट्री, ट्री के साथ मैच कर लिया तो उसको भी बी दे दिया। तो हमारी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा देख लो आप, इसमें भी ये राइम स्कीम फॉलो होगी। हार्ट, देखिए हार्ट, हार्ट को मैंने ए दिया। पार्ट, पार्ट को भी मैंने ए दे दिया। मूड बिल्कुल अलग साउंड है, इसको बी दे दिया। र्यूड, इसको अलग साउंड है, बी दे दिया। देखिए दोनों स्टेंजास की राइम स्कीम जो है दैट इज सेम, सेम राइम स्कीम है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। आई होप सो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस पोम का क्या मॉरल निकल कर आ रहा है, क्या पोएट हमें बताना चाह रहा है, क्या इसकी राइम स्कीम है, कौन सी इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आगे की पोम्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।